वाले हो, एयरपोर्ट जाने के बाद आपको टेम्परेचर चेक करते हैं। वो ऐसे आजकल वो टेम्परेचर चेक करने का वो जो टेक्निक आया है, आपको छुएंगे भी नहीं, दूर से ऐसे करते हैं गंजे से टिटक, तो टेम्परेचर आ जाता है उसमें। तो हमारे लोग वेरी होशियार है। कैसे? वो क्या करते हैं, एयरपोर्ट के बाहर से एक गोली डाल लेते हैं, कॉलपॉल, पैरासिटामॉल। तो जब आप अंदर जाओगे, उसके अंदर आपका बीमार जो है वो कम हो जाता है। तो जब जग करेगा, बीमार नहीं रहेगा। आप फ्लाइट के उड़ के जाके वहां मलेशिया, श्रीलंका, वहां यहाँ पूरा फैला दिया। तो इसीलिए अभी वो उन देशों में बोल रहा है, इंडिया से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और इम्यूनिटी, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। तो इम्यूनिटी जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इम्यूनिटी अगर विटामिन सी का कम पड़ता तो आपको स्कर्वी आ सकता है। स्कर्वी का मतलब क्या है? ये अपना जो गम्स है, गम्स, उसको क्या बोलते हैं? मसूड़ है, गम्स। गम मतलब फेविकॉल नहीं, ये दांत जो तो पकड़ के रखा है अपने मुंह के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? मसूड़े हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? क्या बोलते हैं? ए गम, ए गम्स को क्या बोलते हैं? किसी को पता नहीं। आप लोग पूरा इंग्लिश वाले बन गए, सब इंग्लिश ही बोलते हो आजकल, हिंदी भूल गए। कुछ लोग वो घी क्या है ऐसे कुछ पूछ रहा था उस दिन मैं, वो लोग ना, हाँ सर हिंदी में घी ही बोलते हैं। हाँ, घी है, घी इंग्लिश है ना, मसूर, हाँ मसूर। तो वहाँ स्टोरी ऐसा है, सॉरी नहीं, अगर आप विटामिन सी, नहीं वो मुझे मेरे कॉल्स आ रहे हैं कंटिन्यूसली। तो बात ऐसा है कि जो बहुत साल के पहले लोग शिप में जाते थे, शिप में, शिप में जाने के टाइम में क्या होता था, जब इधर से यूरोप तक जाने के टाइम पे क्या हो जाता था, आपको उधर पहुंचने के बाद बहुत सारे लोगों को मसूर से मतलब ब्लड निकलता था पूरा। मतलब वजह समझ में नहीं आया किसी को। तो लोग सोचते थे ओ, मे बी हम समुंदर में जा रहे हैं ना, उसके वजह से कुछ हो रहा है मुंह के अंदर। तो इसकी वजह से कुछ लोगों को बीमारी हो रहा है। हर बार यहाँ से अगर 100 लोग जाते हैं, जब तक वहां पहुंच जाते हैं 30-40 लोग मर जाते थे, मर जाते थे। यहाँ इतना इतना मतलब आपको ब्लड आता था मुंह से, अगर आप छूओगे तो ब्लड आएगा। आजकल भी आप देख सकते हो, कुछ लोग जब ब्रश करते हैं, उनके गम्स बहुत वीक रहता है तो पूरा ब्लड आता है। और कुछ लोगों को डॉक्टर बोलते हैं, ये डेंटिस्ट जो है वो बोल देते हैं कि आपको ब्रश नहीं करना है, आपको माउथ वॉश यूज करना है। ऐसे कुछ लोग हैं, अब देखे होंगे, तो वो ब्रश नहीं करते। मेरा भी ऐसे एक फ्रेंड था स्कूल में, उसका ब्रश करेंगे तो पूरा मतलब ब्लड आता था, उसका गम्स जो है वेरी वीक था। तो माउथ वॉश यूज करने के लिए बोलते हैं, इसको स्कर्वी बोलते हैं, स्कर्वी। तो ये स्कर्वी हम कैसे ठीक कर सकते हैं? स्कर्वी ठीक करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन सी। विटामिन सी कहां से मिलता है? विटामिन सी रिच है अपना सिट्रस फ्रूट्स में, लेमन, ऑरेंज जो है उसमें वेरी वेरी रिच है। और अगर हम देखते हैं अपना विटामिन सी खाने से अपना इम्यूनिटी भी ज्यादा होता है। तो क्या सर नींबू पानी जो है वो क्या हम पी सकते हैं क्या? या पी सकते हैं, बहुत अच्छा है। और अगर किसी को बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, मतलब स्पेशली ड्यूरिंग समर, आपको बहुत पसीना निकल रहा है, आपको पानी पीने के बाद में भी आपको ऐसे लग रहा है और भी पानी पीना चाहिए, लेकिन कितना भी पानी पियो आपका गला वो ऐसे ही, कुछ पानी पीना है, वो थर्टी थर्स्टी लग रहा है, थर्स्टी लग रहा है। तो इसका वजह है उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो लॉस हुआ है वो आपको नहीं मिला है। तो इसलिए आपको लेमन और ऑरेंज ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं लेमन और ऑरेंज पीने से कोल्ड होता है, तो इसीलिए वो नहीं पीते। नहीं, नहीं पीना है। बच्चों को नहीं देते हम घर पे लेमन ऑरेंज, ऑरेंज दे देते हैं, लेकिन लेमन बोलते हैं कि नींबू पानी नहीं देना है बच्चों को, कोल्ड हो जाता है। अगर मेरा एक ऐसे बॉस थे पहले दूसरा कंपनी में, यहाँ नहीं, यहाँ के बॉस डिफरेंट है। वहाँ के बॉस वो ऐसे थे,
कि वो जब हम उनके 2 बच्चे थे, 2 लड़कियां छोटे छोटे, जब उनको कोल्ड होता था, मतलब नाक से पूरा निकल रहा था येलो कलर, उस टाइम पे उनको लेमन जूस पिलाते थे वो। मैं उस टाइम पे मेरा भी जस्ट शादी हुआ था, बच्चा नहीं था उस टाइम। मैं सोच रहा क्या कर रहे हैं सर, बच्चे को कोल्ड हुआ है। सर बोल रहे थे कि अरे लेमन पीने से वो सब जो है अंदर, वो सब बाहर निकालेगा। मतलब विटामिन सी उसका काम कर रहा है, इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, कैसे आपके जो अंदर कफ है उसको पूरा बाहर निकाल रहा है, ये काम कर रहा है। हम क्या सोच रहे हैं, ये खाने की वजह से हमें कफ आ रहा है करके सोचते हैं, नहीं, आपके अंदर जो भी कफ है उसको निकालने का काम विटामिन सी कर रहा है। तो विटामिन सी लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अपना ओमरिंगा में विटामिन सी है, विटामिन सी ओमरिंगा में है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम ये ले सकते हैं। और नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी एर्गो कैल्सिफेरॉल करके बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। अगर आप कैल्शियम लेते हो, अगर आप कैल्शियम खा रहे हो, अगर आपके बॉडी में कैल्शियम अब्सॉर्ब होना है, मतलब अब कैल्शियम ले रहे हो, आपके पेट में गया, लेकिन आपके पेट से कहाँ पहुंचना है, कैल्शियम कहाँ है बॉडी में, दांत और अपने बोन्स में, या दोनों जगह में कैल्शियम अगर पहुंचना है, तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। अगर विटामिन डी नहीं है कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम जो आप खा रहे हो तो आपके पेट में जाएगा और पेट से सीधा बाहर आएगा, आपकी ब्लड में जाके आपके बोन्स और टीथ में नहीं जाएगा। तो विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम अब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन डी अपना कैल्शियम में हमने ऐड किया है, आप देख सकते हो अपने कैल्शियम जो है उसमें हमने डाला है कि कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी है। ओके, और नेक्स्ट जो है अपना विटामिन ई। विटामिन ई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्पेशली स्किन के लिए। स्किन के लिए अगर आपका स्किन बहुत अच्छा रहना चाहिए तो विटामिन ई लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आजकल के बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम्स में विटामिन ई ऐड किया जाता है। और ऊपर से बहुत सारे लेडीज आजकल क्या करते हैं, वो मेडिकल शॉप में जाके विटामिन ई का वो हरा वाला ट्यूब जैसे एक आता है वो लेते हैं। देखिए बहुत सारे लोग हंस रहे, मतलब हाँ ले रहे। तो ये ट्यूब जैसे लेके क्या करते हैं, वो 2 ट्यूब को काट के प्लेट में डाल के वो फेस में डाल के मसाज करते हैं 10-15 मिनट मसाज करके। वो ऐसे छोड़ने के बाद आपका स्किन में वो अब्जॉर्ब कर लेता है थोड़ा बहुत। उसके बाद रेगुलरली अगर अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और कुछ लोग हेयर में भी अप्लाई करते हैं। विटामिन ई एक्चुअली गुड फॉर हेयर एंड स्किन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आजकल के सब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है, विटामिन ई जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो ये ई ऐड करने से क्या होगा, ये आपका स्किन और हेयर के लिए वेरी वेरी गुड है। स्पेशली कॉस्मेटिक आइटम्स जो फेस में यूज करते हैं, और ऊपर से अपना शैम्पूस में भी विटामिन ई ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। और अपना एलोवेरा शैम्पू जो है उसमें ऑटोमेटिकली एलोवेरा जो है इट्स वेरी वेरी रिच इन ऑल दिस थिंग्स, मतलब ये विटामिन ई जो है वो ज्यादा रहता है। और आजकल अब पता नहीं वहाँ कैसा है, ये छोटा जो क्या बोलते हैं प्याज, छोटा प्याज बोलते हैं, वो मिलता है क्या वहाँ पे? छोटा प्याज इतना ही रहता है, छोटा मिलता है वहाँ पे। ये छोटा प्याज जो है वो वेरी वेरी हेल्दी है बॉडी के लिए, वेरी हेल्दी है। बड़ा प्याज नहीं, छोटा प्याज इतना छोटा है। तो ये वेरी हेल्दी है। अगर आपके घर में होता है तो आप कुकिंग के लिए वो यूज करो। अगर पूरा भी नहीं यूज कर सकते, थोड़ा बहुत जब आप कुछ बनाते हो तो उसमें आप यूज कर सकते हो। तो बोला जाता है कि ऑनियन जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है। ऑनियन जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है। और ऑनियन ऑनियन से आजकल शैम्पू बना रहे हैं, वो छोटा प्याज से। ऐसा कुछ है, प्रोडक्ट्स आया अभी वहां पे कुछ लॉन्च हुआ नहीं मार्केट में? ओके। तो यहाँ ऑलरेडी वो छोटा प्याज जो है अभी फेमस हो रहा है, मतलब अभी ऑलरेडी 6 मंथ्स डाउन द लाइन अभी ऑलरेडी वो जा रहा है। तो अभी छोटा प्याज रख के बहुत सारे लोग वो शैम्पू बना रहे हैं।
लेकिन बात ऐसा है कि ये कॉस्मेटिक कंपनीज जो बताते हैं वो प्रोडक्ट में वो नहीं रहता है। ऑनियन हेयर ऑयल, ओके, ऑनियन ऑयल, यस, ऑयल में भी मिलता है, ऑयल मिलता है, ऑयल मिलता है। ओ ओके, तो आप वो बोल रहे हो, मतलब मैं सोचा प्याज का ऑयल मिल रहा है, मैं डर गया। नहीं, ऑयल में वो प्याज को मिला के दे रहे हो। और अभी अगर आप यूट्यूब में भी देख के जाते हो तो लोग बोलेंगे हाउ टू प्रिपेयर हर्बल ऑयल एट होम। तो आपको 100 ml तेल लेना है, उसमें थोड़ा बहुत ये छोटा प्याज जो है वो क्रश करके, स्मैश कट नहीं करना है, क्रश करके, मतलब छोटा प्याज रख के, पत्थर रख के, वो कुछ मार के उसको डायरेक्टली ऑयल में डालना है। और वो ये डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, बहुत है, बहुत इंग्रेडिएंट्स है। और अभी तमिल तमिल में ही मुझे पता है, अभी हिंदी में तो पता नहीं। वो सब डाल के जब वो सब सब बॉईल करने के बाद वो तेल जो है वो ब्लैक कलर हो जाता है। तो ऐसा बना के कुछ लोग घर पे भी तेल बना के लेते हैं। तो ये सब जो है वो ऑलरेडी कॉस्मेटिक कंपनीज जो बनाते हैं, उसमें जो वो बोलते हैं वो नहीं डालते हैं। वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोलना चाह रहा था मैं। तो प्याज का तेल जो बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है सच में वो प्याज डालेंगे? नहीं। अभी आप सब लोग घर पे कौन सा ऑयल यूज करते हैं कुकिंग के लिए? कुकिंग ऑयल जो है घर पे वो क्या यूज करते हैं? वो देखना चाहता हूं मैं। अभी बताता हूँ आपका हेल्थ कैसा होता है। ऑनियन ऑयल मत बताओ। एम ऑयल मतलब, एम ऑयल का मतलब क्या है मैम? किससे बनाते हैं, किससे? वो सनफ्लावर ऑयल, हाँ, वो पूछ रहा हूँ मैं। मस्टर्ड ऑयल, ओके, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं। सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, और क्या आता है, राइस ब्रान ऑयल, ऐसे सब आता है ना वो मार्केट में। और क्या क्या आता है पता नहीं। इंजन ऑयल, कौन है वो? इंजन ऑयल यूज करते हैं आप? गुड बॉय। शायद मैकेनिक है वो, टू व्हीलर का। वेरी गुड। इंजन ऑयल अभी आप, ये इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है कि डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। इसका मतलब है, सिंपल से मैं समझ आपको समझाता हूँ। कुत्ता है, रोड पे एक कुत्ता है, वो ऑलरेडी भौंक रहा है। आप क्या कर रहे हो उसके बाद ऐसे करने से वो कुत्ता क्या करेगा, और भी भौंकेगा ना। ऐसे कर रहे हो आप एक्चुअली। अगर आप इंजन ऑयल पियोगे तो धुआं कहां से निकलेगा? हाँ, ये बात है, ऐसे नहीं बोलने का। इन गोवा वी यूज कोकोनट ऑयल टू फॉर कुकिंग। कोकोनट इज द बेस्ट ऑयल। कोकोनट ऑयल बेस्ट है। और उससे भी एक ऑयल वेरी बेस्ट है, वो है सेसेमे ऑयल। सेसेमे ऑयल बोलते हैं उसको, जिंजली ऑयल। इंडिया में इसको सेसेमे बोला जाता है। और मस्टर्ड ऑयल जो खाते हैं उनका उनका डाइजेशन जो सिस्टम है वो वेरी स्ट्रांग है। मस्टर्ड ऑयल मैं नहीं खा सकता। अगर वो पूरी जो है मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे, आप एक दो पूरी देंगे आज, कल तक मुझे डाइजेशन नहीं होगा। मेरा डाइजेशन इतना, मतलब साउथ इंडियंस का ऐसे ही होता है। मस्टर्ड ऑयल इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। लोग पंजाब में उस साइड में मस्टर्ड ऑयल खाते हैं। एवरीबडी कांट ईट मस्टर्ड ऑयल, वो इतना इजी डाइजेशन नहीं होता है मस्टर्ड ऑयल जो है। और कोल्ड प्लेसेस में ही एक्चुअली मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं। जो भी लोग आप सनफ्लावर ऑयल यूज करते हो, आपको क्या लगता है आप जो सनफ्लावर ऑयल यूज कर रहे हो वो सनफ्लावर से बनाते हैं? सच में नहीं। इंगिनीस ब्रांड नेम, कुछ कुछ बोल रहे हैं लोग, ओके। तो बात ऐसा है कि आप सनफ्लावर देखो कभी, इतना बड़ा रहता है, इससे नहीं बनता है सनफ्लावर। जो सेंटर में उसका सीड्स रहते हैं उससे बनता है। अभी सोचो, 1 किलो ऑयल बनाने के लिए कितना सीड्स चाहिए, पता है क्या? कभी सुना है कभी आपने? नहीं, ओके। तो आपको 2 से 3 किलो तक आपको सनफ्लावर सीड्स चाहिए, ओके। अभी आपके घर में कितना ऑयल यूज करते हैं? मिनिमम 3-5 लीटर। 3-5 लीटर हर घर में होता होगा। अभी ऑलमोस्ट अपना 70 पीपल हैं, तो 210 लीटर्स ऑयल फॉर एग्जाम्पल। मतलब हमें ऑलमोस्ट 600 kg सनफ्लावर सीड्स चाहिए। सनफ्लावर नहीं, सनफ्लावर सीड्स चाहिए। क्या आप कितने जगह पे सनफ्लावर देखे हो इंडिया में? सनफ्लावर जो मतलब ग्रो करते हैं एग्रीकल्चर में, कितने जगह में आपने देखा है? वेरी रेयर।
आप कहीं जाओगे तो वेरी रेयर है सनफ्लावर देखना। ये जो एक्सिपियंस है कुछ चीजों से वो ये ऐड करके, हाँ यूपी में, मतलब वो पंजाब वाले वो कहाँ से मिलेगा सनफ्लावर ऑयल? जो सब यूपी में सनफ्लावर अगर ग्रो होता है, यूपी लोगों के लिए काफी है। अभी तमिलनाडु में कैसे देंगे, कर्नाटका में कैसे देंगे, पंजाब में कैसे देंगे, यहाँ सब लोगों में कैसे देंगे वो जो भी है 2 लीटर पर मंथ। हाँ मस्टर्ड ऑयल वेरी स्ट्रॉन्ग है, मस्टर्ड ऑयल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, डाइजेशन नहीं होगा। आई कांट ईट। मेरा एक बार ऐसा हुआ था जब मैं जम्मू जा रहा था, उस टाइम पे मैंने ट्रेन में पूरी खाया, शाम तक हुआ डाइजेशन होने में, एक दो पूरी। तो इट्स वेरी हार्ड। तो जो भी चीज बोला जाता है वो आजकल चीजों में ऐड नहीं करते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपना प्रोडक्ट्स हैं जो हम बोलते हैं वो उसमें है, और ऊपर से ये सब एक्सट्रैक्ट्स हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो काम करते हैं वो नॉर्मली उनका काम जो बोलते हैं वो कर रहा है। तो मैं बहुत बहुत मतलब जो भी आपको बताना था मैं बता दिया हूँ। ऑलरेडी वी हैव डॉक्टर हियर, सो नाउ ओवर टू हिम एंड ही विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। Thank you. Good morning, Manoj sir. Good morning. Yeah, thank you. Good morning. Yes, thank you so much, sir. And thank you so much for very precious information. I think कोई पूछ रहे थे mustard oil नहीं खाना चाहिए। Good question, अमित जी। mustard oil खाना, mustard मतलब हिंदी में क्या होता है? सरसों का तेल, right? Am I right? सरसों का तेल, mustard oil. Well, the very big question is that काफी लोग पूछते हैं सर sunflower oil, white oil खाना चाहिए, से खाना बनाना चाहिए कि नहीं, mustard oil करना चाहिए कि नहीं, कौन सा तेल लेना चाहिए। अब तो और भी बहुत सारे टाइप के ऑयल्स आए हैं, कॉर्न ऑयल आए हैं, पाम ऑयल आए हैं, बहुत सारे टाइप के ऑयल्स आए हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट आई हैव आंसर, बट मैं बोल नहीं सकता हूँ कि आंसर परफेक्ट है कि नहीं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन ऑफ पीपल। यू सी वन थिंग, ये जो कुकिंग ऑयल है, सो द कुकिंग ऑयल इज हाईली कमर्शियलाइज्ड बिजनेस इन टुडेज इंडिया। आज के हिंदुस्तान में कुकिंग ऑयल इज वेरी हाईली कमर्शियलाइज्ड बिजनेस। अब ये एक ऐसा एसेंशियल कमोडिटी है जिसके बिना भी खाना तो पक नहीं सकता। अगर आप बॉयल करके खाते हो अलग बात है, बट कुकिंग ऑयल इज अ वेरी वेरी हाईली कमर्शियलाइज्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड बिजनेस। एंड वहाँ पे ये एक ऐसा एक प्रोडक्ट है, बिकॉज ये इतना नेसेसरी है, तो इसके ऊपर कोई भी कंज्यूमर बोलिए, जितना भी पढ़ा लिखा कंज्यूमर बोलिए, उतना गहराई से उस चीज को पढ़ता नहीं या समझता नहीं है, समझने का जरूरत नहीं समझता। एंड दिस इज वन रीजन दैट कुकिंग ऑयल बिकेम वन ऑफ द वेरी बिग रीजन of many pandemic diseases in India. Kidney failure आज किडनी के ऊपर टॉपिक है, राइट? we'll go to it. हार्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर, बिकॉज एग्जैक्ट इसका नेसेसिटी, राइस ब्रान इज कुकिंग ऑयल, आल्सो इज आल्सो कुकिंग ऑयल, करेक्ट? वो भी कुकिंग ऑयल में यूज होता है। सो बिकॉज इट इज, उसका एक्सट्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से हो रहा है, उसके अंदर सच में जितना कैलोरीज लिखा है, जितना फैट लिखा है, वो सच में है कि नहीं है, कंज्यूमर इज नॉट सो इंटरेस्टेड टू नो। So it is, मैं इतना मानता हूँ, it is not a fault of the company, it's also the fault of the consumer, because supplements आदमी नहीं भी खाए एक दिन तो चलेगा, but cooking oil तो रोज उसको खाने में डालना पड़ता है। So something which you are using every day, क्यों उसको जान पड़ताल करके नहीं आदमी यूज करता है? So ये बहुत एक important factor है। अब cooking oil is a highly industrialized, commercialized product, तो कोई लोगों के लिए मस्टर्ड ऑयल बहुत बढ़िया है, किसी के लिए सनफ्लावर ऑयल बहुत बढ़िया है, किसी के लिए राइस ब्रान ऑयल लिखा आजकल बहुत बिकता है बढ़िया, किसी के लिए कॉर्न ऑयल बढ़िया है, किसी के लिए पाम ऑयल बढ़िया। पाम मतलब वो डेट पाम नहीं, खजूर वाला पाम है, दूसरा पाम मिलता है, किसी के लिए वो ऑयल बढ़िया है। सो एवरीवन हैज देयर ओन वर्जन ऑफ व्हाट इज द बेस्ट ऑयल। सो अब क्वेश्चन था मस्टर्ड ऑयल अच्छा है कि नहीं। कुछ टाइप के लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे को तो खाना के बारे में, खाने के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, पकाने के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो जितना से छोटा सा सुन के जान के जो बोल रहा हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल में ये टाइप का खाना बनाना आने से टेस्ट आता है, बट सनफ्लावर ऑयल से ये खाना सनफ्लावर ऑयल से टेस्टी आता है ना। जैसे डिश ए सनफ्लावर ऑयल से टेस्टी आता है, डिश बी मस्टर्ड ऑयल से टेस्टी आता है। सो एग्जैक्टली ये कैटेगराइजेशन या मैंने क्या बोलते परफेक्ट क्लासिफिकेशन देना बहुत डिफिकल्ट है, कौन सा कुकिंग ऑयल सही है नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग टाइप का टेस्ट चलता है। अब कुकिंग ऑयल के ऊपर मार्केटिंग बहुत हाई है, अवेयरनेस बहुत कम है, एडुकेशन बहुत कम है कि हमें कुकिंग ऑयल कौन सा यूज करना चाहिए, उसमें क्या पढ़ना चाहिए, मतलब क्या अब लेबल में क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा चीज, व्हाट यू शुड बी सर्चिंग। लोग ब्रांड सर्च करते हैं, उसको एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है, विराट कोहली कर रहा है क्या, उसका एडवर्टाइजमेंट शाहरुख खान कर रहा है क्या, करीना कपूर तो नहीं करे, मेरे ऐसा फिगर रहेगा अगर आप ये कुकिंग ऑयल यूज करेंगे तो, मतलब लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है।
पीपल आर नॉट वांट टू रीड उसमें क्या एडल्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज किया है कि नहीं, कितना परसेंटेज प्रिजर्वेटिव यूज किया है कि नहीं, उसके ऊपर नोबडी इज इंटरेस्टेड टू रीड. सो द कुकिंग ऑयल कंपनीज आर एक्सप्लॉइटिंग दिस सिचुएशन. दे नो आवर वीकनेस कि हम वो देख रहे हैं कोई हीरोइन का फिगर ऐसा है, वो दिखा रही है, आप ऑयल यूज करिए, आपका फिगर भी ऐसा होगा, तो उसके चक्कर में लोग खरीद रहे हैं. दे आर नॉट रीडिंग एक्चुअली द इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इनसाइड इट, बिकॉज वो इंग्रेडिएंट को झूठ नहीं लिख सकता है. क्योंकि अगर वो सडनली वो इंग्रेडिएंट झूठा लिखा है और किसी ने लैब में जाके टेस्ट करा है, बहुत ऐसे बड़े बड़े लैब्स है, जाके टेस्ट करा है, सच में वो इंग्रेडिएंट मौजूद है कि नहीं, उतना मात्रा में मौजूद है कि नहीं, और अगर 5% प्लस माइनस ऊपर नीचे हुआ, 5% तक इंडियन गवर्नमेंट अलाउस, यूरोपियन गवर्नमेंट ऑल्सो 5% प्लस माइनस अलाउड. सो इफ 100 mg लिखा है तो 95 या 105 तक अलाउड है, बिकॉज एकदम परफेक्टली 100 mg मैच इज इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता. बैच टू बैच 5% प्लस माइनस अलाउड होता है. लेकिन अगर वो 50% प्लस माइनस है, लैब में टेस्ट में पकड़ा गया, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल को लैब में डाल के, दे विल बी सूड. वो लोग को जेल जाना पड़ेगा, फैक्ट्री बंद करना पड़ेगा, हजारों करोड़ का कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा. सो वो लोग जो है वही लिखा है, लेकिन जो लिखा है, जो जो है वही लिखा है, लेकिन मार्केट में वो नहीं दिखा है. सो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द मार्केट, दैट मींस अस, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी. तो बोल सकते हो कंपनी का तेल खा के ना ऐसा हुआ है, तो आप पढ़ के क्यों नहीं खा रहे? आपको वर्ड्स पता नहीं तो सर्च कीजिए, एक्सपर्ट से पूछिए, उसके ऊपर रीड कीजिए, है ना? तो अगर 3 घंटे का कोई हीरो का हीरोइन का मूवी ना देखिए, 3 घंटे उसके ऊपर पढ़ाई करे, कुछ तो नॉलेज मिलेगा. कोई मेडिकल सब्जेक्ट नहीं है जो बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है. सो व्हाट इज मिसिंग? सो इफ कुकिंग ऑयल इज कॉजिंग द डिजीज इज कॉज्ड बाय कुकिंग ऑयल, बट वी आर इनवाइटिंग दैट कुकिंग ऑयल, वी आर इनवाइटिंग दैट डिजीज. सो आदमी का जो होता है ना, आदमी अवेयर नहीं है. अगर आप अवेयर नहीं, आपको कुछ भी बोल के दे सकते हैं. सोचिए आप अवेयर नहीं है कि इस चीज का दाम, मैंने एक चीज रखा है, इस चीज का दाम सच में 100 रुपए है, बट आप इसका अवेयरनेस नहीं रखते. मैं बोलूंगा 500 का है, बहुत बढ़िया चीज है, तो 500 में खरीदेंगे. मेरा काम था ज्यादा पैसा आपसे कमाना, मैंने तो अपना काम किया, बट आपका काम था आपका पैसा ना गंवाना. तो आपने अपना काम नहीं किया, मैंने अपना काम किया, मैं प्रॉफिट में आ गया. सो दैट इज व्हाई कॉल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर अवेयरनेस. दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट हो, हिंदुस्तान का गवर्नमेंट भी ऑलवेज बोलता है कंज्यूमर्स बी अवेयर, वी आर ऑलवेज ओपन. हमारे वेबसाइट्स पढ़िए, राइट, इंटरनेट पढ़िए. आज के इंटरनेट में बहुत इंफॉर्मेशन फ्री में तो दिया हुआ है, बट यू बी नॉलेजेबल एंड देन यू यूज. सो कुकिंग ऑयल कौन सा सही है, इसका बहुत प्रॉब्लम है. नॉर्थ इंडिया में जाइए, अलग टाइप का कुकिंग ऑयल लोग पसंद करते हैं. अब नॉर्थ ईस्ट में जाइए, कंप्लीटली अलग टाइप का कुकिंग ऑयल पसंद करते हैं. अब नेपाल साइड में जाइए, आप साउथ इंडिया में जाइए, आप बंगाल साइड में आइए, आप महाराष्ट्र साइड में जाइए, अलग अलग टाइप के कुकिंग ऑयल पसंद करते हैं. इट बिकम अ वेरी डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट. तो अक्सर कॉमर्शियलाइजेशन में क्या होता है, जैसे सबको पता है, कंपनीज को पता है कि नॉर्थ इंडिया में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश उस साइड में अच्छे इस टाइप का ऑयल बहुत पसंद करता है. इस टाइप का ऑयल से ज्यादा डाल तो लोग भाजी बनाते हैं, इस टाइप का कुकिंग करते हैं. तो दे विल मेक सच एडवर्टाइजमेंट व्हिच इज गोइंग टू अट्रैक्ट दैट कम्युनिटी फॉर देयर कुकिंग. अब नॉर्थ ईस्ट में जाइए, हिल्स एरिया में, ओके ये लोग इस टाइप का ऑयल पसंद करते हैं, उनको इंटरनली मालूम है, दे गोइंग टू पुट सम एडवर्टाइजमेंट व्हिच इज गोइंग टू अट्रैक्ट देयर कम्युनिटी. अब आप बोलेंगे सर वो एडवर्टाइजमेंट तो फ्लश सब जगह हो रहे हैं, तो अट्रैक्ट पर्टिकुलर कम्युनिटीज को क्यों करना है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है. सर एडवर्टाइजमेंट तो एक वन शॉट में फ्लैश हो रहा है, यू आर राइट, वन शॉट में फ्लैश हो रहा है. इसके पीछे भी गेम है, कभी ट्राई करके देखिएगा. मैंने जो बोला, जांच पड़ताल करके देखिएगा, इसके ऊपर मैंने कभी बहुत डीपली स्टडी किया था ये कैसे होता है. सो फॉर एग्जाम्पल एक कुकिंग ऑयल का एडवर्टाइजमेंट है, कोई भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट है. सो उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट तो एक बार वो हीरो हीरोइन एक्टर स्टार ने एक ही बार कर दिया है, तो वो अभी टीवी में टाइम टाइम पे फ्लैश होता है, ब्रेक में, है ना, क्रिकेट चैनल के ब्रेक में साला फ्लैश, मूवी के ब्रेक में फ्लैश, सीरियल के ब्रेक में फ्लैश, फ्लैश हो रहा है. जब वो फ्लैश होता है, वो फ्लैश होता है टीवी में, और टीवी को व्यू देता है केबल ऑपरेटर, और केबल ऑपरेटर सिटी सिटी जोन जोन में अलग होता है. सो दे हैव गॉट द आइडिया कि कौन से एरिया में मुझे हर 2 घंटे में फ्लश करना है और कौन से एरिया में हर 2 दिन में एक बार फ्लश करने से चलेगा. दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, you understand. Suppose नेपालीज कम्युनिटी में वही चैनल स्टार प्लस देख रहे हैं, और दिल्ली कम्युनिटी में भी वही स्टार प्लस चैनल देख रहे हैं. फॉर एग्जांपल नेपाल एरिया, ठीक है, नेपाल जोन, सिक्किम जोन, वो जोन में अगर कोई देख रहा है, तो सडनली क्या हो गया कि इन दैट पर्टिकुलर साइट वो ज्यादा फ्लश होगा, क्योंकि उनको पता है ये इस कम्युनिटी को अट्रैक्ट करेगा, ये कम्युनिटी इसको पसंद करेगा. और जो चीज शायद पंजाब, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा फ्लश हो रहा है, वो आपका नेपाली कम्युनिटी में ज्यादा फ्लश नहीं हो रहा, उनको पता है आपको बहुत अट्रैक्ट नहीं करेगा. दैट इज कॉल्ड मार्केट इंटेलिजेंस. ये जो मैंने आपको आज बोला, कहीं ना कहीं में
हमारे डायरेक्ट सेलिंग वेलनेस इंडस्ट्री में, ओरियंस इंडस्ट्री में, ये आपका बहुत काम पे आएगा अगर आप टेक्निक जानते हैं। दैट्स कॉल्ड मार्केट इंटेलिजेंस, मतलब मार्केट रिसर्च स्टडी करके वो लोग मार्केट इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं। नोइंग योर कंज्यूमर बिहेवियर, नोइंग योर कंज्यूमर्स चॉइस, कंज्यूमर्स बिहेवियर, मतलब आपका कंज्यूमर को क्या पसंद है और कौन से टाइप के कंज्यूमर को क्या पसंद है, कौन से कम्युनिटी को क्या पसंद है, डोंट नो इट एग्जैक्टली। मतलब साउथ इंडिया में, जैसे चेन्नई हमारे हेड ऑफिस है, सो जब भी मैं चेन्नई में बहुत कम रहता था, आई यूज्ड टू ट्रैवल, जब भी मैं चेन्नई रहता था, मैं उस टाइम कभी भी वहाँ पे सिर्फ डोसा, इडली, सांबर, पोंगल, मैंने अलग अलग टाइप का साउथ इंडियन डिश खाता था। तो उस एरिया में अगर कोई इडली वाला, इडली कंपनी है जो इडली स्पाइसेस बनाता है, इडली रेसिपी बनाता है, वो एडवर्टाइजमेंट दिल्ली में भी फ्लैश हो रहा है, कोलकाता में भी हो रहा है, काठमांडू में भी हो रहा है, गैंगटॉक में भी हो रहा है, बॉम्बे में भी हो रहा है, बट चेन्नई में ज्यादा फ्लैश हो रहा है बिकॉज द कंजम्पशन ऑफ इडली इज हाई देयर। सो इडली स्पाइसेस का भी कंजम्पशन वहाँ पे हाई होगा। हीरो एक ही है जिसने ऐड किया है, बट दे नो व्हेन टू फ्लैश, केबल ऑपरेटर्स के साथ सेट किया हुआ है। ये एक मार्केट इंटेलिजेंस स्टडी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग सब लीडर्स के लिए एक सीखने वाला चीज है, बिकॉज अ प्रोडक्ट इज सोल्ड व्हेन इट इज बॉट। इसको याद रखिए, अ प्रोडक्ट इज सोल्ड व्हेन इट इज बॉट, है ना। सोल्ड मतलब सेलर है, बट बायर जब तक नहीं खरीदता है वो सेल्स नहीं होता है। सो अगर आपका प्रोडक्ट, राइट, हमारा ओरियंस प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं ना, आपको सेल पे फोकस नहीं करना है, कंज्यूमर बाई करे, कस्टमर बाई करे, उस पे फोकस करना है, तो आपका सेल ऑटोमेटिक होगा। उस टेक्निक को समझना है। सो दैट कुकिंग ऑयल कंपनी वहां पे बोल नहीं रहा है ले लो बोल के, नहीं, वो लोग कुछ ऐसे दिखा रहे, इस तरीके से दिखा रहे, इस टाइमिंग में उसको फ्लशिंग कर रहे कि इट इज एक्चुअली पुलिंग पीपल, दे आर नॉट पुशिंग इट, दे आर नॉट पुशिंग द ऑयल, दे आर पुशिंग दैट इंफॉर्मेशन, दे पुशिंग that information, it is pulling the customer and consumer। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सीखने का चीज है, क्योंकि जैसे उनके पास भी अनलिमिटेड एक्सेस टू द मार्केट है, वही वही एक करीना कपूर का खड़ा हुआ ये कुकिंग ऑयल यूज कीजिए, मेरे ऐसे दिखने में होंगे, वो चीज हर जगह फ्लैश कर सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। यही हमारा एडवांटेज है हमारे इंडस्ट्री में कि आपका प्रोडक्ट, आपका प्लान, आपका एक पोस्ट, आपका एक इंफॉर्मेशन आप जहां चाहे वहां फ्लैश कर सकते हो, फ्री ऑफ चार्ज। इंटरनेट पर अनलिमिटेड जीबी आजकल। सो इट मींस यू हैव अनलिमिटेड मार्केट एक्सेस, जहां जहां आप कर सकते हो आप तरीके से कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शन ऑफ मार्केट, दिस इज आवर एडवांटेज। ये हमारा एडवांटेज, thousands people in thousands cities across India, doesn't matter, no restricted zone, जहां जहां आपके लोग हैं वहां वहां बेच सकते हैं। दिस इज वन एडवांटेज, बिकॉज ये एडवांटेज को अगर कोई अंडरस्टैंड करता है तो एडवांटेज उठा सकता है। क्या होता है अगर आप एडवांटेज को एडवांटेज उठाओगे, राइट? आपको अगर पता चलेगा कि उस दुकान में जानोगे तब ना जाके उसी दुकान में 1000 रुपए का खरीदोगे, बाजू वाला दुकान में 1000 रुपए खरीदने में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो बाजू वाले में जाओगे, बिकॉज यू डोंट नो एडवांटेज इन सम प्लेस, देन ओनली यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। सो आज का जो टॉपिक है किडनी एंड नेफ्रोफिट, किडनी प्रॉब्लम्स और नेफ्रोफिट, एवरी डे वी विल हैव सम डिजीज एंड सम वन प्रोडक्ट टू बी एक्सप्लेन। मैंने ऐसा सोचा, मैं और सीईओ सर बात कर रहे थे कि व्हाट न्यू टाइप लाना है, मैं सर ऐसा लाते हैं। ऐसा लाने पे लोग बहुत लोग प्रोडक्ट पूछते हैं मुझे, और मैं जनरल ट्रेनिंग आजकल नहीं देता हूँ, जो चलिए प्रॉब्लम्स के साथ प्रोडक्ट को कंबाइन करके हम लोग ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, दैट्स गुड। सो किडनी प्रॉब्लम्स का बात आती है, यही टेक्निक को समझिए। सो मैं ऑलरेडी बोला था कि कोई भी एक डिजीज में भी 4 फैक्टर्स आपको याद रखना है, 4 फैक्टर्स, 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है, कोई भी डिजीज, कोई भी ऑर्गन। नंबर 1, रिस्क फैक्टर्स ऑफ दैट ऑर्गन डैमेज, means kidney dialysis is a disease, मतलब kidney damage is a disease. What is the risk factors of a disease? मैं ये तो ट्रेनिंग में थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, टेलीग्राम पोस्ट में डालते रहूंगा, जो प्रोडक्ट और प्रॉब्लम को बोलूंगा, आई पुट इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, सो यू कीप फॉलोइंग इट। सो नंबर 1 पॉइंट, द रिस्क फैक्टर्स ऑफ दैट ऑर्गन डैमेज, तो किडनी के बारे में आज बात कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट कि रिस्क फैक्टर्स सच में किडनी को रिस्क में डालते हैं या दैट ऑर्गन को रिस्क में डालते हैं, उसका एविडेंस, उसके एविडेंस दैट नंबर ऑफ पीपल हैविंग द प्रॉब्लम इज इंक्रीज। सो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, किडनी प्रॉब्लम्स बहुत कारणों से हो सकता है, बट देयर इज मल्टीपल रीजंस, सम रीजंस आर येट अननोन, जेनेटिक भी हो सकता है ना, किसी को 10 साल उम्र में किडनी खराब हुआ, एक्चुअली वो कोई और कारण से नहीं, इट इज जेनेटिक रीजन, बट दैट इज 5% केसेस। 5% ऑफ एनी डिजीज, डायबिटीज बोलिए, किडनी प्रॉब्लम बोलिए, कैंसर बोलिए, लिवर डैमेज बोलिए, इट कुड बी अननोन एटियोलॉजी, उसके ऊपर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं बैड लक डायबिटीज, बैड लक डायलिसिस, मतलब जिसको मैंने किस्मत हाथ में छोड़ दें, मेडिकल साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट 95%
reasons medical science can explain, fully explain, because we have evidence. So kidney का risk factors में आते हैं. Why day by day kidney problems बढ़ रहे हैं? One of the biggest, most risk factor is that kidney problem can be because of two reasons. One is called external factors, one is called internal factors. इस दो वर्ड को याद रखिए. एक्सटर्नल फैक्टर्स मींस जो फैक्टर शरीर के बाहर है, आपका वर्ल्ड, मतलब आपका वर्ल्ड मींस आपका शरीर, आपके शरीर के बाहर है, उस कारणों से जो किडनी डैमेज हो सकते हैं उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं. एंड सेकंड इज द इंटरनल फैक्टर्स. तो बोलेंगे इंटरनल फैक्टर्स मतलब क्या है सर? जैसे कि जेनेटिक वो तो डीएनए तो ट्रांसफर होके आया है, तो वो तो एक्सटर्नल फैक्टर बोलेंगे, वो एक्सटर्नल फैक्टर में नहीं आते हैं. दैट्स कॉल्ड इंटरनल फैक्टर. सेकंड, एक ऑर्गन, जैसे किसी का लिवर बिल्कुल डैमेज हाल में है और उसको पता नहीं उसका लिवर डैमेज हाल में है, हाई चांसेस है कि उसका किडनी डैमेज होना शुरू करेगा, बिकॉज लिवर इज अ डायरेक्ट सपोर्टर ऑफ किडनी. लिवर फर्स्ट डिटॉक्सिफाई करते हैं. लिवर स्पेशली जो अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, कोई भी टाइप का खराब पदार्थ आते हैं, लिवर इज द फर्स्ट डिटॉक्सिफायर. उसके बाद किडनी इज द फाइनल डिटॉक्सिफायर. सो अगर लिवर काम ठीक से नहीं कर रहा है और उस आदमी को पता नहीं, और लिवर थेरेपी नहीं ले रहा है, सो व्हाट विल हैपन? लिवर तो डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा है, तो पूरा ही प्रेशर किडनी के ऊपर आ जा रहा है. प्रेशर लेना तो 50-50, प्रेशर 50 नहीं ले पा रहे, ओनली मे बी 5 और 10 ले पा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा 40 प्रेशर इसके ऊपर आ जाता है. किडनी ज्यादा टाइम नहीं टिक पाएगा. तो उस इंसान को अगर वो लिवर को रिकवर कर सकते हैं जल्दी जल्दी करके, उसका किडनी भी बच जाएगा. बिकॉज किडनी की कैसे डबल प्रेशर को लेगा? कांस्टेंट डबल प्रेशर को लेगा. सो जिसको पता नहीं कि उसका लिवर डैमेज है, मैं एग्जांपल बोलो, उसको पता नहीं कि उसका लिवर खराब हाल में है, उसका लिवर खराब चल रहा है, वो दो चीज नहीं करेगा, बिकॉज उसको पता नहीं है. सो एक तो वो लिवर का थेरेपी नहीं लेगा क्योंकि उसको पता नहीं है कि मेरा लिवर खराब हो रहा है. दूसरा, लिवर डैमेज जो बाहर के कारणों से हो रहा है उसको भी स्टॉप नहीं करेगा. Are you with me? आया समझ में? टेक्निक को could you understand the calculation? एक टेक्निकल कैलकुलेशन है. सोचिए आपका लिवर, मैंने खुदा ना करे, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका लिवर खराब चल रहा है, लिवर इज गेटिंग बैड, इट्स गेटिंग वर्स, आपका डैमेज चल रहा है और ठीक से नहीं हो रहा है, आपको सिम्टम्स भी दे रहा है, बट नॉन मेडिकल पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड द सिम्टम्स. तो लोग सोच रहे हैं ऐसे हो रहा होगा कुछ कारण से, उल्टी आ रहा है, ऐसे कुछ दिन से आ रहा होगा, शायद स्टमक प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम लिवर में है. गैस हो रहा है, फ्री गैस घूम रहा है बहुत ज्यादा, शायद पेट में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लिवर में. सो मेनी पीपल डोंट नो दिस सिम्टम्स. सो इसका मतलब अभी आपका लिवर डैमेज तरीके से जा रहा है, तो और आपको अगर पता नहीं है, दो चीज आप नहीं करोगे जो आपको बिल्कुल करना चाहिए, वो दो मस्ट आप नॉट करोगे. मींस आप लिवर का थेरेपी भी नहीं करोगे बिकॉज आपको तो पता नहीं लिवर है ना सटक रहा है, और दूसरा, लिवर जिस कारण से सटक रहा है वो चीजों को भी आप बंद नहीं करोगे because you don't know the liver is getting bad. So you are not preventing also the liver damage and you are not curing the liver damage also. मतलब प्रिवेंट भी नहीं करो जिस कारण से लिवर डैमेज हो रहा है, और लिवर को भी क्योर नहीं करो, तो लिवर और जल्दी मनो जाने वाला है. तो लिवर जाते जाते वो किडनी को भी लेके जा रहे हैं. लिवर जाके किडनी को पंच नहीं मार रहे हैं, लेकिन लिवर का काम लिवर कर नहीं पा रहे, डिटॉक्सिफाइंग. 50 इसका काम, 50 इसका काम, ये 50 कर नहीं पा रहा, पूरा 100 प्रेशर इसके ऊपर आ रहे हैं. सो ये भी ज्यादा टाइम ले नहीं पाएगा. अगर इस किडनी का नेक्स्ट 40 साल उम्र था या 30 साल और उम्र था, वो उम्र 10 साल पे आ जाएगा, मे भी 5 साल पे आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर भी कंपाउंडिंग रेट में आ रहा है. You got my point. So it means this is called internal factor. Internal factor means कुछ भी जेनेटिक, जिसको अनअवॉइडेबल है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कर सकते, खाली किडनी ट्रांसप्लांट छोड़ के, वो अलग केस है. जो आप न्यूट्रिशन हेल्प कर सकते हैं, मैं वही टॉपिक्स में बात करूंगा. जेनेटिक को कोई भी मेडिसिन, न्यूट्रिशनिकल साइंस रिसर्च नहीं हेल्प कर सकता. इट विल हैपन. सो इंटरनल फैक्टर मींस मे बी सम अदर सिस्टम्स का प्रॉब्लम की वजह से किडनी जा रहा है. इट कुड बी हार्ट प्रॉब्लम जिसकी वजह से किडनी जा रहा है. तो आप बोलोगे सर हार्ट प्रॉब्लम से किडनी जा रहा है, तो एक्सप्लेन करें. ओके, सी, किडनी को भी तो ब्लड चाहिए, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम, जो जरूरत हो तो ब्लड के द्वारा जाएगा, और तो हवा के द्वारा तो किडनी के अंदर नहीं जाएगा. सो आपका सर्कुलरिटी सिस्टम का बिग बॉस हार्ट, और उसके साथ बाकी कोई भी ऑर्गन अगर जुड़ा हुआ है, वो है नसों के द्वारा. दैट इज कॉल्ड द ब्लड वेसल्स, right? Nas, arteries and veins, which is taking the blood and getting the blood, getting the blood, and flow in and out. So किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, उसके हार्ट में ब्लॉकेजेस है, या उसका हार्ट ब्लॉकेज मतलब नसों में ब्लॉकेजेस है, या उसका हार्ट फंक्शन ठीक नहीं है. सो हार्ट कैन नॉट पंप द ब्लड प्रॉपर्ली, मतलब हार्ट टाइमली सप्लाई नहीं कर पाएगा, जितना जरूरत है उतना नहीं कर पाएगा. जो सप्लाई भी करेगा उतना क्वालिटी सप्लाई नहीं कर पाएगा, क्वांटिटी में भी सप्लाई नहीं कर पाएगा, स्पीड एंड पावर में सप्लाई नहीं करेगा. मतलब किडनी को जो जरूरतें हैं ब्लड के द्वारा, वो हार्ट पूरा कर नहीं कर पा रहे हैं. सो हार्ट डैमेज अल्टीमेटली बॉडी के बहुत ऑर्गन्स डैमेज कर सकते हैं, एक किडनी भी हो सकता है.
ऐसा नहीं कि सिर्फ किडनी को डैमेज कर सकते, बॉडी के जो जो ऑर्गन्स को उस टाइम पंपिंग ब्लड चाहिए वो पहुंच नहीं रहा, इट्स गेटिंग डैमेज्ड। सो आप बोलेंगे सर कैसे कैसे कब कब ज्यादा जरूरत हो सकती है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। सोचिए कोई इंसान ऐसा कोई चीज खा रहे हैं जिसमें ज्यादा टॉक्सिन है। आप सपोज दिन के टाइम गए फास्ट फूड खा रहे, या कोई इवनिंग को बियर पी रहा है, पीते लोग, ऑफ कोर्स पीपल ड्रिंक दिस, मैंने इसको छुपा के बोलने वाला कुछ नहीं है, लोग पीते। सो इफ इन सोशल ड्रिंकिंग में कुछ ऐसा इलीगल और खराब बात नहीं है, सो पीपल डू इट, फास्ट फूड भी ले रहे, सोशल ड्रिंकिंग भी कर रहे, बट मे बी देयर हार्ट्स पंपिंग इज वीक। आप उस कंडीशन को थोड़ा इमेजिन करें जैसे मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब सोशल ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग कर रहे हैं मतलब उसमें टॉक्सिन्स आ रहे हैं, फास्ट फूड भी खा रहे हैं, बाहर का खाना पीना खा रहे हैं, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स आ रहे हैं। वो किडनी, वो लिवर का भी काम है, किडनी का भी काम है उसको निकालना, राइट। इसलिए कोई अगर शराब फराब पीता है यहाँ पे जानता है, उसको जोर से सुसु आएगा पीने के टाइम, बिकॉज किडनी सुन कर कैसे काम करता है। तो हम सोच रहे सिर्फ किडनी काम करता है, नहीं, पहले लिवर काम करता है, पहले लिवर काम करता है। लिवर अपना ड्यूटी करके किडनी को देता है, किडनी निकालता है ना। लिवर ने किया ड्यूटी, किडनी ने किया ड्यूटी, और आउट हो गया टॉक्सिन। अब इस सिचुएशन को इमेजिन करें, किसी का हार्ट वीक है, so at that time when the person is drinking alcohol or taking outside food with a lot of toxins or preservatives, at that particular time वो alcohol blood में आ गया, शरीर के अंदर blood में आ गया, toxins भी blood में आ गया, brain read किया, अरे यहाँ पे जरूरत से ज्यादा alcohol घुस चुका है, जरूरत से ज्यादा टॉक्सिन भी घुस चुका है, मतलब लीवर किडनी फटाफट काम करो, तुम थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क ये नेक्स्ट 2 घंटा करो, बाकी टाइम नॉर्मल काम करो। सो जब उसको एक्स्ट्रा वर्क करना है, ब्रेन ने सिग्नल दिया एक्स्ट्रा वर्क करो, तो ब्रेन ने सिग्नल दिया हार्ट को तुम थोड़ा किडनी लिवर को भी एक्स्ट्रा सपोर्ट करो, बट ये तो सपोर्ट के लायक, सपोर्ट देने के लायक नहीं है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लायक नहीं है, तो एक्स्ट्रा सपोर्ट दे नहीं पाएगा, तो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स जमने लगेगा, बिकॉज दिस टू ऑर्गन्स कैन नॉट डू द एक्स्ट्रा ओवर टाइम वर्क, बिकॉज उसको ओवर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा, इनको ऊपर प्रेशर आ जाएगा। सो आपको अगर सपोज मजदूरी करने के लिए दिया गया, मैंने बोला मैं आपका बॉस, आप मजदूरी करो, मैडम आप मजदूरी करो सर, तो अब मैंने आपको क्या बोला कि आप सामान को ना उठाइए, गर्मी का टाइम है, सामान उठाइए, पेंट लगाइए, ये सब कीजिए। तो आप दिन में 3 टाइम खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और इतना इतना चावल खाते हो बस, बट आपको मैं मजदूरी करा रहा हूँ, सो यू नीड मोर कार्बोहाइड्रेट, राइट। सो अगर मैं आपको डबल मजदूरी करा रहा हूँ, इतना ज्यादा ग्लूकोज आपका खर्चा करा रहा हूँ बॉडी से, मुझे आपका ग्लूकोज को इनपुट देना होगा, या तो मुझे आपको ज्यादा चावल डबल टाइम देना होगा, या तो ग्लूकोज का ड्रिंक पिलाना होगा, ताकि आप मर ना जाओ ना, क्रक करके गिर के मर जाओगे। बट आई डोंट हैव दैट रिसोर्स, और आई कैन नॉट गिव दैट रिसोर्स। तो आप 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करने के बाद वो नॉर्मल ग्लूकोज लेते लेते नहीं कर पाओगे अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं मिला, बिकॉज आपका एक्स्ट्रा ग्लूकोज चाहिए, आपका जो काम दिया हो मैंने, लेकिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज मिल नहीं रहा है, तो आप एक्स्ट्रा वर्क को 4-5 दिन बाद नहीं कर पाओगे। आर यू एबल टू गेट मी? आपको एग्जांपल समझ में आया मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? सोचिए वही एक्स्ट्रा इनपुट और एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए हार्ट से, और हार्ट सपोर्ट के लायक नहीं है, सपोर्ट देने के लायक नहीं है, इट्स ऑलरेडी इन अ प्रॉब्लम। या तो हार्ट ठीक है लेकिन ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है, तो हार्ट जितना भी पंप करे ब्लड ठीक से फ्लो नहीं हो पा रहा है, ब्लड वेसल्स अटके हुए हैं, जाम्ड है। सो व्हाट विल हैपन, द किडनी, the liver will not receive that extra support from the heart and blood circulation which they need at that 2 hours when the person is drinking or when the person is eating some fast food or toxin related food. So क्या होगा, pressure on kidney liver will be high and toxin accumulation will be high in long run. मतलब 1 2 3 4 5 साल होते होते किडनी लिवर पैरेलली डैमेज होते रहेंगे, पैरेलल डैमेज होते रहेंगे, बिकॉज इसका भी 50% अल्कोहल पे, 50% लिवर का काम है, 50% किडनी का काम है, लेकिन आदमी को पता नहीं उसके हार्ट फंक्शन से ब्लॉकेजेस है, वो पीता ही जा रहा है, ना वो हार्ट को रिकवर करा रहा है, ना ब्लॉकेजेस को हटा रहा है, ना किडनी के लिए कुछ कर रहा है, ना लिवर के लिए कुछ कर रहा है, और चारों और खराब हो जाए उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जाएगा। सो इट इज ऑल्सो इंटरनल फैक्टर रिलेटेड टू एक्सटर्नल फैक्टर। मैं एक्सटर्नल फैक्टर में आता हूँ, बट ये भी एक इंटरनल फैक्टर है कि एक ऑर्गन का डैमेज कैन ऑल्सो क्या बोलते हैं, pressure the other organ. एक organ का damage can also create the damage of another organ. सिर्फ एक organ direct damage, इसलिए मैं हमेशा बोलता था पहले lectures में, it's a factory, हर कोई डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, इसका ये इसके साथ इसके इसके साथ सबके साथ जुड़ के ऊपर नहीं, सबके ऊपर निर्भर। दिस इज व्हाई और इंटरनल फैक्टर जेनेटिक्स हुआ, अदर ऑर्गन डैमेजेस हुआ। ब्रेन का एग्जांपल लेते हैं, किसी को न्यूरो सिस्टम में प्रॉब्लम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन में प्रॉब्लम है, उसको और भी कोई भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है,
उसको डायबिटीज भी हो सकता है, पैंक्रियास डैमेज होके, उसको डायलिसिस भी जाना हो सकता है, किडनी डैमेज होके, उसको लिवर भी जा सकता है, उसको जॉइंट पेन भी हो सकता है। तो आप बोलोगे क्यों सर? ब्रेन डैमेज है, मैंने ब्रेन में पूरा डैमेज एकदम पैरालाइज्ड हाल में नहीं है, बट न्यूरो सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। सो अब और एक आता है एग्जांपल में, सेम सोचो अल्कोहल पी रहा है और टॉक्सिन्स ले रहा है, एनी टॉक्सिकेटिक चीज ले रहा है, एट दैट टाइम किडनी को, लिवर को ज्यादा पुश पावर चाहिए, नीड अ पुश पावर, है ना, वो टॉक्सिन्स को 2 घंटा 3 घंटा किडनी लिवर को भेजना है। इनके एनाटॉमी फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम है तो ब्रेन रीड करने में बहुत टाइम लगा रहा है, रीड करने में टाइम लगाएगा तो सिग्नल देने में भी टाइम लगाएगा। ये दोनों ऑर्गन तो बेचारा बैठे रहेंगे प्रेशर लेके। या तो ब्रेन रीड कर पाए लेकिन उसको जो सिग्नल नर्व से भेजना था ऑर्गन्स में, वो नर्व्स भी कमजोर है, तो ब्रेन बोल रहा है 100, नर्व्स ले जा पा रहा है 30 या 40, बिकॉज नर्व में प्रॉब्लम है या तो ब्रेन में प्रॉब्लम है। ब्रेन में प्रॉब्लम है तो चाहिए 100, ब्रेन बोलेगा 50, नर्व ले जाएगा 50। और अगर नर्व में प्रॉब्लम है तो ब्रेन बोलेगा 100, नर्व ले जाएगा 50, तो किडनी लिवर को मिलेगा 50 का सिग्नल, टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हो जाएंगे, लॉन्ग रन में ये ऑर्गन्स को डैमेज करेंगे, मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज करेंगे, बट इन दोनों को ज्यादा डैमेज करेंगे। सो दिस इज ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल फैक्टर्स। तो आपको कभी कोई काम आ सकता है। हार्ट पेशेंट है, वेरी हाई चांस कि 2 साल में किडनी पेशेंट भी बन सकता है। अभी लिवर पेशेंट है तो उसका 1 साल में चांस है कि वो किडनी पेशेंट बनेगा। So many times because one organ will definitely reflect the damage of other organ, affect and influence, जो word था मैं बोल रहा था, influence the damage of the other organ. So these are all the internal factors. Because लगता है नहीं ये तो बाहर का चीजों से होता है, बाहर का चीजों से होता है, बिल्कुल करेक्ट। अंदर अगर कोई चीज बिगड़ा हुआ है, पहले अंदर का चीज को अगर हमने ठीक नहीं किया, बाहर की चीज को ठीक करने का कोशिश किया, बाहर का चीज ठीक नहीं हो सकता। आप पोल्यूशन को आउट नहीं कर सकते आपके आसपास से, आप अकेला जाके धूल हट ऐसे से नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। बट वो पोल्यूशन की इन्फ्लिक्शन इनसाइड द बॉडी, उसको तो कई हद तक तो कम कर सकते, रोक नहीं सकते, कम कर सकते। सो दिस इज कॉल्ड इंटरनल फैक्टर्स। अब आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में, जो आज रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। रिस्क फैक्टर्स ये भी है इंटरनली, रिस्क फैक्टर्स वो भी एक्सटर्नली। वन ऑफ द वेरी बिग रीजन इज द फास्ट फूड। एक बड़ा रीजन है फास्ट फूड, जंक फूड। मैंने बहुत बार फिजिकल प्रोग्राम में, ऑफलाइन प्रोग्राम में बोलता था, किडनी डैमेज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज फास्ट फूड। अल्कोहल और स्मोकिंग सिर्फ नहीं, फास्ट फूड मीन्स जंक फूड। जंक फूड में आप बोलोगे क्या क्या आता है, वो बर्गर, केएफसी, मैकडी, पिज्जा प्लस कैंड फूड, यू नो कैन फूड, राइट? होता है ना, कैन में आजकल नहीं मिलता है, मैंने प्रिजर्व करके रखा है बहुत टाइम का कैन फूड। सॉसेजेस आल्सो, उसको कैन फूड, प्रिजर्वेटिव्स यूज करके उसको सालों तक रखा जाता है। फ्रोजन चिकन इज आल्सो पार्ट ऑफ कैन फूड, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव देके उसको रखा गया है। जो मैंने क्या बोलते हैं, जो ताजा चिकन है उसका बात नहीं कर रहा मैं, फ्रोजन का बात कर रहा हूँ। होता है ना, फ्रोजन को बहुत साल तक रखा है, नागेट्स बना के, बर्गर बना के, फ्राइड फॉर्म में रखा गया है, जो फास्ट फूड चेन्स रखते हैं। दिस आर ऑल कॉल्ड द प्रिजर्वेटिव यूज्ड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, कैन फूड। तो आप बोलेंगे क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? देखिए, जो चिकन को रखा गया है प्रिजर्व करके, या जो ब्रेड को रखा गया बहुत टाइम प्रिजर्व करके, जो बर्गर को रखा गया, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मतलब चिकन में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो प्रिजर्वेटिव जो चिकन को फार्म से निकाला था, उस चिकन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब जब उस चिकन को खा रहे तो किडनी प्रॉब्लम हो रहा है। व्हाट इज द रीजन? जो प्रिजर्वेटिव को यूज किया गया इतना टाइम से एक चीज को प्रिजर्व करने के लिए, लाइक टार्टारेट, ई-सोडियम बेंजोएट, E400, ये सब नेम है कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स का। मे बी आई कैन पोस्ट आल्सो इन माय चैनल इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि ये प्रिजर्वेटिव इस टाइप के फूड में यूज किया जाते हैं। व्हाट विल हैपन इज दैट वो प्रिजर्वेटिव्स आर एक्चुअली नॉट नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारे शरीर को रियली प्रिजर्वेटिव्स नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे सर हमारे शरीर को प्रिजर्वेटिव्स क्यों चाहिए? हम एक जिंदा चीज है ना, मरा हुआ चीज तो नहीं है, तो प्रिजर्वेटिव्स क्यों चाहिए? आदमी मरने के बाद उसको फ्रोजन करके रखते हैं, जिंदा आदमी को फ्रोजन करके रखते हैं क्या? आप अगर आपका कोई होता है ना कि मर गया है, तब ना उसको फ्रोजन में रखते हैं, उसको थोड़ा कुछ केमिकल देके रखते हैं ताकि ना सड़ जाए। पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं तो उसको केमिकल देके रखते हैं ताकि वो ना सड़ जाए, ना स्मेल मारे। जिंदा तो उसको प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। वो फ्रोजन जहाँ पे डालते हैं उसको प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। हम तो जिंदा चीज है, आदमी जब जिंदा है तो उसको प्रिजर्वेटिव क्यों चाहिए? प्रिजर्वेटिव तो मरा हुआ चीज को चाहिए, तो जिंदा चीज को प्रिजर्वेटिव देंगे तो मरने वाला कुछ टाइम बाद। दैट्स व्हाई हमारा ऑर्गन मर रहा है। आप लोग बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स क्यों खराब है सर, आपने बहुत बार प्रिजर्वेटिव्स का बात किया है। आप मुझे एक बात बताइए, एक जिंदा चीज को प्रिजर्वेटिव क्यों चाहिए? व्हाई यू नीड द प्रिजर्वेटिव जिंदा चीज के लिए? तो मरा हुआ चीज है ना, उसको प्रिजर्वेटिव देते हैं। तो अगर जिंदा चीज को ज्यादा टाइम प्रिजर्वेटिव दिया जाए तो जिंदा चीज भी धीरे धीरे जाने वाला है, मरने वाला है।
मतलब पहले ऑर्गन्स डैमेज होगा, अल्टीमेटली हमारा डेथ होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट। प्रिजर्वेटिव जब तक वो खाने में है ना, उस मुर्गी में, वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जिस टाइम उस मुर्गी को आपने खा लिया ना प्रिजर्वेटिव्स वाला, तब आपका प्रॉब्लम शुरू होता है, हमारा सबका प्रॉब्लम शुरू होता है, फिर भी लोग खाते हैं। उसको कंप्लीटली भी तो नहीं रोक सकते, लेकिन अवॉइड कर सकते जितना हद तक पॉसिबल है, ये मैं जरूर आपको बोल सकता हूँ। अगर कोई बोलता है सर आज से मैं प्रिजर्वेटिव वाला खाऊंगा ही नहीं, तो काफी टाइम रोड में भूखा रहना पड़ेगा। ये मैं आपको 100% बोल सकता हूँ, क्योंकि हम भी खाते हैं। आपको मैं बोल रहा हूँ, मेरे को भी खाना पड़ता है कि रोड में ट्रैवलिंग कर आदमी, यहाँ पे एक शहर, यहाँ पे एक शहर, यहाँ पे एक फ्लाइट, यहाँ पे एक फ्लाइट, यहाँ पे फ्लाइट, आपको तो खाना पड़ेगा जो मिल रहा है। भूखा भी तो नहीं मर सकता आदमी, पता है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव है। मैं कभी भी कोई सैंडविच एयरपोर्ट, जैसे मैंने एयरपोर्ट मेरा लगे घर था, 2 साल 550 डेज में 384 फ्लाइट्स, तो आप समझ सकते हैं मैक्सिमम टाइम लंच डिनर कुछ तो मैंने एक बार एयरपोर्ट में किया होगा। मतलब हर दिन में एक फ्लाइट एक आदमी चल रहा है, तो या तो ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर में एयरपोर्ट में किया होगा, मतलब कोई एक मील। सो कभी कभी क्या होता है, सैंडविच ले लिया, वो होता है ना एयरपोर्ट में पैकेट सैंडविच, मैंने फ्रेश सैंडविच नहीं, पैकेट किया हुआ रखा हुआ है ना, तो उसको मैं आराम से निकलता था, उसमें पढ़ता था क्या क्या इसमें फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज किया, ओके E400 यूज किया, टार्टरेट यूज किया, बेंजोएट यूज किया, फ्लूमोनेट यूज किया, अच्छा ये लिखा हुआ है, मुझे पता है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव है, फिर भी खा रहा हूँ। अभी क्या भूखा रहूंगा क्या वहाँ पे 12 घंटे तक? तो आपको फ्रेश फूड मिलने का उपाय नहीं, प्रिजर्वेटिव खाओ, KFC पड़ा हो खा लो, क्या करें। तो कुछ नहीं मिला तो मैकडी मिला, मैकडोनल्ड्स खा लो, व्हाट टू डू। सो व्हाट हैपन, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन है, इट फोर्स्ड अस टू ईट द प्रिजर्वेटिव, देयर इज नो अदर वे। मतलब मैं जान के खा रहा हूँ, हो सकता है आप अनजान के खा रहे हो, मैं तो जान के खा रहा हूँ। मेरे पास ऑप्शन भी क्या है कि कितना टाइम आदमी भूखा रह सकता है। भूखा भी तो जाके प्रोग्राम नहीं दे सकता, 1000 लोगों को गिर जाऊंगा प्रोग्राम देते देते, मुझे कुछ तो खाना है। सो इट मीन्स आप सोचिए, अगर मैं जान के ये काम कर रहा हूँ, तो अनजान में आदमी कितना काम कर रहे हैं। ये मैं जान के वो हेल्थ के ऊपर एक टॉर्चर खुद कर रहा हूँ, तो जो लोग जानता नहीं है वो कितना टॉर्चर कर रहा होगा। जस्ट थिंक फॉर योर सेल्फ, बिकॉज वो तो पढ़ेगा नहीं उस चीज को। पढ़ेगा, मैं पढ़ के भी क्या कर लिया, रोक पाया नहीं, रोक पाया, खा लिया, got no option. So actually the industrialization commercialization is the disease. Industrialization and commercialization is the disease, और कुछ नहीं है। This is actually the most important thing. So इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उसका बॉडी में हर जगह वो डैमेज करता है, लेकिन हाईएस्ट उसका डैमेज किडनी पे चलता है। आप बोलोगे क्यों? बिकॉज एक मैकेनिज्म है, एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है कि इस टाइप का प्रिजर्वेटिव पर्टिकुलरली एक टॉक्सिन का रोल प्ले करता है, और ये वाला टॉक्सिन पर्टिकुलरली किडनी को ज्यादा डैमेज करता है, बिकॉज उसको फटाफट बॉडी से निकलना चाहिए, और अगर बॉडी से ना निकला बॉडी को बहुत इफेक्ट करेगा। काफी टाइम अचानक आप देखेंगे कि आपको शायद ये मैंने कि क्या बोलता है, आपने शायद इसको नोटिस रिफ्लेक्ट नहीं किया होगा, बट कुछ टाइम सडनली आपकी स्किन में ना कहीं ऐसा ऐसा काला काला हो गया सडनली, मतलब था नहीं, सडनली हो गया। आप थोड़ा याद करें, रिवीजन करें, एनालिसिस करें, शायद 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले शायद आपने कोई फास्ट फूड चेन में खाया होगा, 2-3 दिन या 1-2 दिन कॉन्स्टेंटली कोई फास्ट फूड खाया होगा। 4-5 दिन बाद किसी किसी को स्किन में सडनली कुछ एलर्जी टाइप हो सकते हैं, रैशेस आ सकते हैं, खुजली खुजली हो सकते हैं बॉडी में बहुत ज्यादा, कुछ दिन तक ठीक हो जाता है। इट मीन्स वो टॉक्सिन्स आपको परेशान कर रहे हो, टॉक्सिन है प्रिजर्वेटिव, मतलब किडनी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो सोचिए अगर 4-5 दिन रह के ऐसा कर सकते हो, 4-5 साल रह गया तो मारेगा। इसलिए किडनी प्रेशर में होता है उसको निकालने का। तो ब्रेन किडनी को प्रेशर दे रहा है, खींच उसको, खींच, निकाल, निकाल, खींच, निकाल, खींच, एक्स्ट्रा प्रेशर। किडनी को एक्स्ट्रा प्रेशर बट नो सपोर्ट, तो किडनी क्या होगा, निकालेगा। आप खाते जाओगे वो भी निकालते जाएगा, एक टाइम वो खुद हमारे शरीर से निकल जाएगा, जो किडनी ट्रांसप्लांट डायलिसिस वाला हाल होता है शरीर में, बट नहीं होने का हाल नहीं है। दिस इज वन ऑफ द बिग रीजंस। इसलिए मैं हमेशा प्रिजर्वेटिव्स का नाम बोलता हूँ, फास्ट फूड का नाम बोलता हूँ, दैट इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ किडनी डैमेज। नेक्स्ट फैक्टर, जो एक्सटर्नल फैक्टर में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, आप सब लोग जानते हैं, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इसको एलाबोरेट करके भी फायदा नहीं, क्योंकि बहुत लोगों के लिए सेंसिटिव टॉपिक भी हो सकता है ना। करते हैं बहुत सारे लोग, तो लोग सोचते हैं सर इस टॉपिक पर ना ज्यादा बोले तो ठीक है, तो इसलिए उसको थोड़ा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आप जानते हैं, अब सब लोग समझते हैं। जो नहीं जानते वो टॉपिक को बोलता हूँ। तीसरा, स्ट्रेस। स्ट्रेस इज अ वेरी बिग किडनी डैमेजर, बट किस टाइप का स्ट्रेस, क्वेश्चन है किस टाइप का स्ट्रेस। स्ट्रेस ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इज द 100% किडनी डैमेजर। मतलब ये एक कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। स्ट्रेस इन द सबकॉन्शियस माइंड, मतलब एक्टिव स्ट्रेस नहीं बोल रहा, पैसिव स्ट्रेस। एक्टिव स्ट्रेस आप जानते क्या है, काम के टाइम टारगेट में है, इस हफ्ते मुझे कैसे भी टारगेट पूरा करना है,
क्या क्या करूंगा प्लान, और उसके लिए भागना दौड़ना, फोन करना भागना दौड़ना। एक्टिव स्ट्रेस किडनी डैमेज नहीं करता है, कोई भी ऑर्गन को उस तरीके से डैमेज नहीं करता, किडनी को तो डैमेज ही नहीं करता है। द पैसिव स्ट्रेस, सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रेस, जब आपको पता है इस हफ्ते मुझे कैसे भी ये 5 ज्वाइनिंग या 5 3D या 5 1D होना ही होना है, वरना मैं सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपको ये भी पता है कैसे भी नहीं होगा, आपको पता है मुझे होना ही होना है, लेकिन वो भी आपको पता है अच्छे से कैसे भी नहीं होगा। दैट्स कॉल्ड द सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रेस। कॉन्शियस माइंड बोल रहा है मुझे चाहिए ही चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड जानता है हिडन मेमोरी में, इम्प्लांटेड मेमोरी में नहीं हो सकता है। वो सोच सोच के जिस टाइप का न्यूरो सिग्नल्स निकलता है नेगेटिव इम्पैक्ट वाला, किडनी को पूरा तोड़ देता है, किडनी डैमेज। तो आदमी क्या होता है, कुछ टाइप होता है ना कि थोड़ा टाइम रोया फिर ठीक हो गया, बट कुछ दुख ऐसा हो गया जो दुख अंदर ही रह गया, रहते ही गया, और हमेशा रिफ्लेक्ट हो जाता है माइंड में, आदमी डिप्रेशन हो जाता है कभी कभी। दैट विल किल द किडनी डैमेज, दैट विल किल द किडनी, इट विल कॉस्ट किडनी डैमेज। इसलिए मैंने नाम दिया द सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रेस, द पैसिव स्ट्रेस, नॉट द एक्टिव स्ट्रेस। एक्टिव स्ट्रेस सबकॉन्शियस माइंड के साथ रिलेटेड है, पैसिव स्ट्रेस सबकॉन्शियस माइंड के साथ। जब आपको पता है ये चीज मुझे चाहिए, लेकिन आपको सबकॉन्शियस माइंड को पता है ये कैसे भी नहीं मिल सकता है। जब आपने सपोज आपका कोई अपना गया है और उसका भूल नहीं पा रहे हो, उस ट्रॉमा को भूल नहीं पा रहे हो, एंड आपको मतलब अब हमेशा सोच तो काश ये मेरे साथ होता था, अभी काश ये मेरे साथ होता था, काश मेरे साथ होता था, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड तो अच्छे से जानते हो नहीं सकता है, वो वापस ऊपर से नीचे नहीं आ सकता। सो ये सोचते अगर कोई आदमी इससे बाहर नहीं आ पाया तो उसका किडनी जरूर बाहर जाएगा शरीर से। होता ना कोई अपने को खो दिया सडनली, बहुत सैड था, इफ ही कैनॉट कम आउट ऑफ इट हिज किडनी विल गो आउट ऑफ हिम, इतना गारंटी बोल सकता हूँ, बिकॉज दिस इज कॉल्ड द पैसिव स्ट्रेस, खतरनाक स्ट्रेस। एक्टिव स्ट्रेस विल कीप यू इनफैक्ट हेल्दी। कोई आदमी जो पूरा बिजी, पूरा टाइम टारगेट अचीव करने के लिए काम करने के लिए, उसका ग्लो ग्लैमर बॉडी फिगर सब ठीक होगा, फुल ऑफ एनर्जी। जो पैसिव स्ट्रेस में बैठा होता है हर बीमारी लेके बैठा रहता है, पहला तो किडनी का बीमारी लेगा। द पैसिव स्ट्रेस मतलब जो स्ट्रेस से आप निकल नहीं पा रहे हो या आपको पता है ये रहेगा हमेशा के लिए, दैट्स कॉल्ड द पैसिव स्ट्रेस। मतलब आपको सब दिया गया है, ये टारगेट अचीव नहीं कर सकते हो, एक क्राइसिस मार्केट है, हिंदुस्तान में क्राइसिस चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, टारगेट अचीव नहीं हो सकता, बट आप एक मार्केटिंग सेल्स में काम करते हो या कस्टमर केयर में काम करते हो, इतना सेल्स उठाने भाई तेरे को, या नौकरी जाने वाला है, तो आप सोचो मेरे बीवी बच्चा है, 3 महीने का टारगेट दिया हुआ है, आपको अच्छे से पता है इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, तो आप कोशिश भी करोगे, जान भी लगा दोगे तो नहीं होगा। तो ये जो आप कांस्टेंट सोच रहे हो मुझे तो करना है, मुझे चाहिए ही चाहिए, बट होने वाला नहीं है, दैट्स कॉल्ड पैसिव स्ट्रेस। When your mind already knows that you can't get it, you can't get that person maybe who's already dead, you can't get that achievement which you want or need, you can't get that money which you need, you cannot solve the problem which is there। कोई प्रॉब्लम होता है ना सॉल्वेबल, कोई प्रॉब्लम लगता है अनसॉल्वेबल, सॉल्व होना चाहिए बट सॉल्व नहीं हो सकता, वो चीज कॉन्स्टेंटली अगर बैठ जाए सबकॉन्शियस माइंड में, इट इज कॉल्ड पैसिव स्ट्रेस। किडनी विल बी डन, किडनी जाने वाला है, 100% किडनी जाने वाला है। ये आजकल की दुनिया में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, शायद आज से 20-25 साल पहले फैक्टर नहीं था, क्योंकि उतना कमर्शियलाइज नहीं था, लोगों के बीच इतना कंपटीशन नहीं था, अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थे, प्रॉब्लम भी नहीं थे। प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी दोनों भाई भाई हैं, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। डायबिटीज ज्यादा है बोल के डायकेयर बिकने का ज्यादा चांस है, और आप हम कमाने का ज्यादा चांस है। डायलिसिस ज्यादा है बोल के नेफ्रोफिट ज्यादा है, सो नेफ्रोफिट इज अपॉर्चुनिटी, डायलिसिस इज अ प्रॉब्लम। दोनों हमेशा भाई भाई है, एक साथ ही रहने वाले। इट्स नॉट पॉसिबल कि खाली अपॉर्चुनिटी और प्रॉब्लम नहीं, खाली प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी नहीं, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। सो एज द अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज, प्रॉब्लम इंक्रीज, अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज। सो आज से 25 ईयर्स साल पहले ये स्ट्रेस, ये एंग्जाइटी, इतना हाइपर टेंशन लेके बैठना, ह्यूज टारगेट्स लोगों में नहीं था। मे बी 5% लोग लेके चलते, 95% लोग लेके नहीं चलते, बट आज बड़े बड़े शहरों में रहने वाले 95% लोग ये लेके चलते हैं, और वो इसका मतलब किडनी का ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब लेके चल रहे हैं जो कभी भी किडनी को पंप कर सकता है, रोज ही लाइक स्लो पॉइजन करके कर रहा है। सो क्रॉनिक स्ट्रेस और पैसिव स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ द किडनी डैमेज, बस इसको याद रखिएगा, ये एक्सटर्नल फैक्टर में नंबर 1 में आता है। फोर्थ, जो लोग एक्सेसिव मीट खाते हैं, मीट, मैं चिकन का बात नहीं कर रहा हूँ, चिकन इज व्हाइट मीट, फिश इज व्हाइट मीट, रेड मीट ज्यादा खाते हैं। रेड मीट में आता है आपका मटन, लैम, पॉर्क, बीफ, दिस इज ऑल कम अंडर द रेड मीट। जो लोग ज्यादा रेड मीट खाते हैं, हाई चांसेस उनका किडनी जाने वाला है। अगर वो लोग
किडनी को नहीं टेक केयर करते, या जनरली ऑर्गन्स रिपेयर को नहीं टेक केयर करते, एंटी एजिंग एटलीस्ट नहीं करते, मतलब लाइक एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड नहीं खाते। मैं सप्लीमेंट्स की बात नहीं बोल रहा हूँ, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड नहीं खाते। एग्जाम्पल, ज्यादा मीट खाते, दोनों तीनों टाइम मीट खाते, बट फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं खाते कभी भी। वो लोग बहुत मीट खा रहे लेकिन कभी कीवी नहीं खाते, रोज मटन खाते हैं, रोज रेड मीट खाते हैं, लेकिन कभी कीवी या ग्रीन एप्पल या स्ट्रॉबेरी, मतलब हाई एंटीऑक्सीडेंट बेरीज नहीं खाते, बट फिर मीट खाते जाते हैं। इसमें सप्लीमेंट्स को नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि आप सोचेंगे सिर्फ सप्लीमेंट्स क्यों, कहीं पे सप्लीमेंट्स नहीं है, तो उसको क्या लेना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड। सो दे आर नॉट टेकिंग एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, दे आर टेकिंग ऑल द डैमेज फूड। किडनी जाने वाला है। हाँ, अगर कोई मीट खाने वाला है, अगर ये एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड भी और रोज खा सकते हैं, जिसमें रियली organic antioxidant rich fruits, right? It will help very much, it will help, it will prevent a lot। माने बिकॉज रेड मीट को रोज खाना या रेगुलर बेसिस में खाना किडनी को 100% ठोकने वाला है, आप ये जान लो, जाएगा ही जाएगा किडनी। बिकॉज आप बोलोगे क्यों सर, व्हाट इज द रीजन? इसके पीछे एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल रीजन है, उसको समझाना 5 मिनट का काम नहीं, 5 मिनट में समझाऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, फिर ऊपर से बोलता हूँ। देखिए, ये रेड मीट में it's called red proteins and white meat chicken में white protein, right? You know white protein, fish chicken का अगर मांस को छिलोगे तो white आता है, उसमें red आता है। So they have certain types of fatty fats. The red meat have certain types of fat or cholesterol which our body for a long time cannot detoxify. तो अगर उसको डिटॉक्सिफाई करना है तो किडनी को हाई एक्शन में आना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। सो व्हेन यू आर टेकिंग, आप सोचिए व्हेन यू आर टेकिंग एक्सेसिव रेड मीट, आप रेड मीट की वजह से जो हानिकारक चीजें शरीर में जम रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकते हैं, जिसकी वजह से लंग्स अटैक्स हो सकते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, वो चीज को किडनी को बाहर निकालना है, इंटेस्टाइन को भी निकालना है, पॉटी से सुसु से किडनी को निकालना है। किडनी गोज अंडर ह्यूज प्रेशर। सो वो प्रेशर रोज दे रहे और किडनी को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं ले रहे हैं। किडनी को बिगाड़ने के लिए रोज प्रेशर दे रहे और सुधारने वाला कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो किडनी आपके साथ विदा ले रहा है। ऐसा सोचिए, वो भी एक टाइम जयराम जी की मैं जा रहा हूँ बोल के चला जाएगा और आप डायलिसिस में चले जाओगे हॉस्पिटल में। दिस विल द मैकेनिज्म हैपन। दिस इज वन ऑफ अ वेरी बिग एक्सटर्नल फैक्टर्स। फिफ्थ एक्सटर्नल फैक्टर, वेरी लॉन्ग टर्म यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो बहुत लॉन्ग टाइम से फार्मास्यूटिकल्स यूज करता है। आप बोलोगे किस टाइप के मेडिसिन, पर्टिकुलरली पेन किलर, पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स। पर्टिकुलरली इस टाइप के मेडिसिन जो बहुत लॉन्ग टाइम से यूज करता है, दे हैव अ हाई चांस ऑफ किडनी डैमेज। पेन किलर, पैरासिटामोल एंड एंटीबायोटिक्स में 3 कैटेगरी का पर्टिकुलरली नाम बोला हूँ। सो एंटीबायोटिक मतलब लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक कौन यूज करता है? किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, टीबी बीमारी ना, उसको तो 1.5-2 साल एंटीबायोटिक यूज करना पड़ता है ना। किसी को एसाइटिस हुआ था, पेट में पानी जमने वाला प्रॉब्लम है, लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम, बहुत टाइम एंटीबायोटिक यूज करते जाते हैं, डॉक्टर्स तो भी लिखते जाते हो, खाते जाते हैं। किसी को चेस्ट इन्फेक्शन होते ही जाते हैं, फ्रीक्वेंटली होते जाते हैं, वो खाते जाते हैं। किसी को पेट में फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होता है, खाते जाते हैं। किसी की इम्यूनिटी बहुत वीक है, हर 2 हफ्ते में सर्दी बुखार, तो 5 दिन के लिए तो पैरासिटामोल खाया, महीने में 10 दिन पैरासिटामोल हाई डोज में खाया, तो इज अ फ्रीक्वेंट यूजर ऑफ पैरासिटामोल। पेन किलर मतलब कोई लोग होते हैं ना, बॉडी में ज्यादा ही पेन हो रहा है, राइट, गिर गया है या कुछ टाइम एक्सीडेंट हुआ था तो 6 महीने पेन किलर खा खा के जिया है। किसी को बहुत ज्यादा जॉइंट पेन है तो पेन किलर खा के, वो आर्थराइटिस पेशेंट क्या करता है, पेन किलर खाता है, वरना तो मर जाएगा वो दर्द से। बैक पेन प्रॉब्लम है तो भी वो पेन किलर खाता है, स्पॉन्डिलाइटिस वाला भी पेन किलर खाता है, उनका किडनी जाने वाला है, गया है अभी आज तक लाखों करोड़ लोगों का। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ इसको आप जैसे लिख रहे हैं ना, एनालिसिस कीजिए, और आपके आसपास में जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट्स है जान पहचान में, अगर उनका लाइफ हिस्ट्री आप जानते हैं तो आप आज समझ रहे हैं कि किस किस को किडनी प्रॉब्लम हो सकता है। कल और ऑर्गन का टॉपिक रहेगा, बट टुडे यू कैन हैव अ गेस, ओके इसको किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, चलो जाके इससे डिस्कशन करते हैं। द इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू, प्लीज कन्वर्ट इट इनटू डिस्कशन। द डिस्कशन विल कन्वर्ट इट इनटू बिजनेस, मींस योर सेल ऑफ प्रोडक्ट। सो मेरा मेरे इंफॉर्मेशन को सिर्फ कॉपी तक मत रखिए, कन्वर्ट इट इनटू डिस्कशन विद द पीपल यू नो, your warm contacts में सिखाते ना, warm contacts, cold contacts। तो that is a very very important thing my dear friends। इस चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैंने जो 5th फैक्टर बोला ना, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के अंदर कितने प्रतिशत लोग ये 5th फैक्टर से भुगत रहे हैं? मेडिसिन कांस्टेंट यूज करने वाला कितने % लोग भुगत रहे होंगे? मैंने 3 कॉमन मेडिसिन का नाम बोला, पैरासिटामोल, पेन किलर, एंटीबायोटिक। हिंदुस्तान में कितने % लोग इस चीज में प्रैक्टिस में है, फ्रीक्वेंट फार्मास्यूटिकल? थोड़ा आइडिया बताइए, आपका आइडिया के हिसाब से बताइए। एनी आइडिया कितने % लोग भुगत सकते होंगे? कुछ तो लिखिए, 10%, 20%, 30%, 40%,
35%, 50%, कुछ तो आपका गेस होगा। ओके ओके ओके, मेरे पास 2018 का रिपोर्ट है। 1920 में तो बढ़ गया होगा, मैं 2080 का ही बोल पाऊंगा आपको, आसपास है। 2080 में 63% था, तो किसी ने 60% लिखा है। 63% था 2018 सितंबर का रिपोर्ट था। बाकी मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं है, मे भी जब छपेगा तब आएगा, वो हर साल नहीं छपाता है। 63% था 2018 सितंबर का रिपोर्ट। दैट इन जो रिकॉर्डेड है उनके पास, बहुत तो रिकॉर्डेड नहीं होगा, वो परसेंटेज ज्यादा भी हो सकता है, कि 100 में से 63 हिंदुस्तानी लोग जो स्पेशली बिग सिटीज में रहते हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट गांव में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे सर्वे करने के लिए नहीं जाते लोग, जो एटलीस्ट टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज में रहते हैं। टायर समझते हैं ना, टायर 1, टायर 2, टायर 3, बड़े से लेके मीडियम सिटी डिस्ट्रिक्ट टाउन्स तक जो लोग रहते हैं, 60% ऑफ दिस हिंदुस्तान पीपल आर एक्चुअली suffering from this, they are actually regular user of any of these 3 drugs, paracetamol, painkiller, antibiotics, या तो अभी यूज कर रहे हैं या तो लास्ट 10 साल यूज में रह चुके हैं। किसी को टीबी हुआ था तो आदमी तो 2-3 साल यूज करके बैठे, किसी को टॉन्सिलाइटिस हर महीने में अटैक करता है, 7 दिन खाएगा हाई डोज एंटीबायोटिक, किसी की इम्यूनिटी वीक है, ऑल द टाइम पैरासिटामोल लेके बैग में घूमता है, मुझे तो बुखार आया खा लेता हूँ, कैलपॉल खा लेता हूँ। 63% वाज द रिकॉर्ड, इट्स अ वेरी वेरी हाई। और वो रिकॉर्ड है जो रिकॉर्ड कर पाए, लेकिन सबके जाके तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मे भी उन्होंने 10,000 लोगों को सर्वे किया होगा, बट वो अगर आप 10 लाख लोगों को सर्वे करोगे ना, तो वो 63 नहीं था, वो 83 दिखेगा जो आप लिख रहे हो। आप लोग 80 लिख रहे हो, आप लोग का फिगर राइट है, बस वो मैंने जो दिखा रहा था नेट में या मैंने रिसर्च पेपर में वो 63 था, बट रियलिटी में 80 होगा। So you can imagine how many people are actually suffering from this kind of factors. This is a very external factors. तो मैं आज आपको external factors बोला, smoking, drinking, meat eating, chronic stress, other type of problems, right? This is all the external factors, internal factors. So आज आप एक club up करें, जैसे ना club sandwich, तो आपके लिए club combination of problems. आप पूछते हैं ना सर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बताए, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन, और ये प्रॉब्लम्स इज द प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन, जो आपको फैक्टर्स बोला प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन। प्रॉब्लम को भी क्लबिंग कीजिए, प्रोडक्ट को भी क्लबिंग कीजिए, जाइए प्रेजेंट कीजिए, ज्वाइनिंग और आएगा, बिजनेस आएगा, राइट? तो फाइनल में बोल देता हूँ व्हाट इज द प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। आपका प्रोडक्ट क्वेश्चन होता है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, बहुत बार बोला किडनी के ऊपर। देखिए अब मुझे जब मन है, फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रोडक्ट मेगा डोजेस में दिया जा सकता है, डबल डोज ट्रिपल डोज में, इट विल नॉट गिव एनी साइड इफेक्ट बिकॉज ये रिसर्च आर्टिकल्स हैं। प्रोडक्ट ज्यादा देने से भी नहीं प्रॉब्लम होगा, प्रोडक्ट कम देने से भी फुल इफेक्ट होगा। बट मैं किडनी के लिए पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, किडनी पेशेंट्स का एक सेंसिटिविटी है, स्पेशली जो किडनी डैमेज में है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में है या डायलिसिस में है, उनको ज्यादा पानी पीना अलाउड नहीं है। शायद आप भी जानते हैं किडनी पेशेंट्स को पानी ज्यादा पीना अलाउड नहीं है, उनको एक लिमिटेड पानी होता है, एक दिन में 500 ml 700 ml से ज्यादा पानी नहीं पी सकता, बिकॉज पानी जम के ही उनका प्रॉब्लम है, बिकॉज किडनी यूरिन नहीं निकाल पा रहे। सो अगर इफ किडनी प्रॉब्लम हो गया, किडनी का प्रॉब्लम होता है क्या हमारे बॉडी फेस करता है, किडनी यूरिन नहीं निकाल पाता है, यूरिन नहीं निकाल पाता है बोल के डायलिसिस के द्वारा यूरिन निकालना होता है। इसका मतलब शरीर में एक्सेसिव पानी जम गया तो अटैक कर सकता है, हम कहीं हार्ट अटैक, लंग्स अटैक, ब्रेन अटैक करके मार सकते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। सो इसका मतलब बाकी कोई भी डिजीज में ज्यादा पानी पियो ये एकदम एडवाइजेबल है, लेकिन किडनी प्रॉब्लम में पानी पीना एडवाइजेबल नहीं, लिमिटेड पानी पीना। सो अगर हमने उसको ज्यादा कैप्सूल्स दिया तो उसको ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, जो उसको नहीं करना है। तो इसलिए मैं किडनी कॉम्बिनेशन के लिए पर्टिकुलर बोलता हूँ, जितना मिनिमम कॉम्बिनेशन है मैं वही बोलता हूँ, जिससे बढ़िया काम हो जाएगा। ज्यादा देने से भी अच्छा है, लेकिन बिकॉज उसको पानी पीने का रिस्ट्रिक्शन है, ही कैन नॉट ड्रिंक एक्सेस वाटर, इज गॉट अ लिमिटेशंस ऑफ इन टेकिंग द वाटर बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम ऑफ वाटर एक्युमुलेशन इनसाइड द बॉडी। हम ज्यादा प्रोडक्ट नहीं देंगे, क्योंकि उसको जितना ज्यादा कैप्सूल मुंह में डालेंगे उतना ज्यादा उसको पानी पीना होगा। तो फिर ऐसा हो जाएगा कि उसको कभी प्यास लगा तो बेचारा पानी नहीं पी सकते, क्योंकि सब पानियों सप्लीमेंट के साथ पी चुका है। ये भी अच्छी बात नहीं है, हमें उसके तरफ भी सोचना चाहिए। सो मेरे मेरे मैं जो कॉम्बिनेशन लास्ट 2-2.5 साल से बोलता है, जो कई मोर देन 10,000 लोग यूज कर चुके, आउट भी हो चुके डायलिसिस से, नेफ्रोफिट व्हीटग्रास एंटीऑक्सीडेंट। फिर से बोलो, नेफ्रोफिट व्हीटग्रास टोटल एंटीऑक्सीडेंट, दिस इज द कॉम्बिनेशन। अब आप बोलोगे सर मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है अल्कलाइन। His body should be highly alkaline because toxin preservatives तो acidic हैं,
तो हिज बॉडी शुड ऑल्सो बी अल्कलाइन। एडवाइस कीजिएगा जो पानी पीता है अल्कलाइन बॉटल से पिए, वो 700 ml ही पिए दिन में, बट अल्कलाइन बॉटल से पिए, वो एडवाइजेबल है, बहुत हाईली एडवाइजेबल है, राइट। वो तो पानी तो ऐसे ही पिएगा, तो अल्कलाइन बॉटल का पानी पिए। और ये 3 प्रोडक्ट ले, फिलहाल के लिए प्रोडक्ट कुछ ना दे। एक बार वो रिकवर होने के बाद, किडनी बैक टू नॉर्मल आने के बाद, यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल ठीक आने के बाद, किडनी फंक्शन एटलीस्ट 60-70% बैक आने के बाद, देन वी कैन गिव हिम पैनाक्स जिंक्शन ताकि न्यूरो अच्छा हो, डी लिपो सर्कुलेशन अच्छा हो। बट एट दिस मोमेंट कुछ मत दीजिए। बाकी प्रोडक्ट जो मैंने बोला नाम भी याद मत कीजिए, जस्ट मैंने 3 आपको बोला, नेफ्रोफिट, विड्रास, टोटल एंटीऑक्सीडेंट, और पानी में अल्कलाइन बॉटल से पिए, राइट। ये एनफ है। अब बोलोगे सर डोजेज, दो कैप्सूल्स पर डे, मतलब सुबह एक शाम को एक, ये हमारा डोजेज है, इससे काम हो जाना चाहिए। अगर बहुत उसका रियली बुरा हाल है, अर्जेंट नीड है, मे भी हम डोज को डबल कर सकते हैं। बट जस्ट किडनी प्रॉब्लम के लिए मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ उसका पानी पीने का रिस्ट्रिक्शन है, ज्यादा मुंह में कैप्सूल, ज्यादा पानी, ये तो गले में अटक जाएगा, उसको प्रॉब्लम होगा, ब्लर्पिंग प्रॉब्लम होगा। पानी इसलिए ज्यादा पीना चाहिए, तो वो दोनों तरफ से अटका गया है। ज्यादा कैप्सूल देना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा पानी नहीं पी सकता। So let's do a minimum dosage for him and give him the alkaline water, best solution। ये मेरे तरफ से जो recommendation मेरे तरफ से था, and you can follow it। 10,000 से ज़्यादा लोग follow कर चुके हैं इसको, and patients are doing, they're really doing great। The patients are doing all great। There many are come out of the problems and many are recovering very well। So मेरे तरफ से इतना ही आज सेशन था, इसलिए मतलब बुलेट सेशन था, किडनी प्रॉब्लम्स एंड द नेफ्रोफिट। किस तरीके से नेफ्रोफिट एक्शन करता है, अब अच्छे से जाते हैं। किडनी का फिल्टर फंक्शन, सेल्स को रिपेयर करना, एंटीऑक्सीडेंट डैमेज को प्रिवेंट करके रिपेयर को बनाना, विट्रियस भी डिटॉक्सिफाइंग काम करते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट इस सेशन में कॉम्बिनेशन मैंने 1 मिनट बताया, बट 99% मैंने जो बताया किडनी प्रॉब्लम का आज मार्केट, किडनी प्रॉब्लम वर्ल्ड को, तो आप इजीली प्रोस्पेक्ट को पकड़ सकते हैं। और प्रोस्पेक्ट को अगर आपने राइट प्रोस्पेक्टिंग किया, द राइट बुलेट इन्फॉर्मेशन, ही विल कन्वर्ट। बिकॉज वो तो बैठा हुआ उस प्रॉब्लम को लेके, बस उसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है। सो टुडे इज द किडनी टॉपिक ऑन दिस। थैंक यू सो मच। मेरे तरफ से इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपके काम पे जरूर आएगा और बहुत सारा किडनी पेशेंट्स का किडनी काम करने लगेगा, राइट। ये मेरा आशा है कि आपका काम पे आएगा और आपके द्वारा बहुत सारा किडनी पेशेंट्स का किडनी फिर से काम करने आएगा। लेट के सुसु करने का जरूरत नहीं, खड़े खुले हवा में वो सुसु कर पाएगा। बिकॉज उसमें कुछ मजा है अलग है। पाइप लगा के सुसु करने में क्या मजा है, आप सोचिए तो, कि आपको अगर पाइप लगा के सुसु करने के लिए दिया गया, हाउ यू विल फील, राइट। वो कैसा फील कर रहा है, तो जो एकदम नेचुरल प्रोसेस ऑफ सुसु है मजे से, वो अच्छा है, राइट। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर लीडर्स। आई पास ओवर टू मनोज सर। हैव अ ग्रेट डे एंड हैव ए किडनी रिपेयरिंग डे, राइट। आज का डे का नाम है ऑडियंस की तरफ से द किडनी डे, आवर किडनी डे, ऐसा बोल के ऑडियंस किडनी डे। थैंक यू सो मच मनोज सर, आपको मैं पास करता हूँ। थैंक यू सो मच, ग्रेट इन्फॉर्मेशन। तो दैट्स द सेशन। आपको सबको वेरी बेनिफिशियल हुआ होगा आज का सेशन जो है। तो हर दिन आप जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो प्लीज आप यूज कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से हर रोज आपके टीम में बहुत सारे लोगों को यहाँ आके मीटिंग अटेंड करने के लिए इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा है आज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अभी हमें ये 11 बजे का प्रोग्राम हो या 6 o'clock का प्रोग्राम जो भी है, हमें यहाँ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। वो प्लीज आपके इन्फॉर्मेशन लेके वो आप फील्ड में जाके यूज करके आप ये रखे क्या कि कितने लोगों को आप इन्फॉर्मेशन पास करके आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो, वो देखिए। और फिर 6 बजे मीटिंग में हम मिलते हैं। प्लीज टेक केयर, बाय, टेक केयर, बाय।